आप ये तस्वीरें देख रहे हैं दोस्तों। यहां पर संजय निरुपम के चेहरे पर जूते मारे जा रहे हैं, उनके पोस्टर पर जूते मारे जा रहे हैं। क्यों आप जानते हैं? इसलिए क्योंकि संजय निरुपम ने 2019 में जब पुलवामा पर हमला हुआ था, जिसके बदले में भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, संजय निरुपम ने उसे फर्जी बताया था। नतीजा, भाजपा समर्थक मोर्चा उनके चेहरे पर सांकेतिक तौर पर कालिक मल रहा था, जूते मार रहा था। दोस्तों, मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि उस वक्त संजय निरुपम ने कहा क्या था। अंग्रेजी में है और मैं फिर इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। संजय निरुपम ने कहा था कि हर भारतीय चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स हों, मगर नकली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। इस सर्जिकल स्ट्राइक का मकसद सिर्फ यह है कि भाजपा अपने लिए राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। अगर संजय निरुपम वहीं तक सीमित रहते जिसमें उन्होंने यह कहा कि भाजपा उसका राजनीतिक फायदा उठा रहा है, तो बात समझ आती, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा उठाया ना जाए। और फिर प्रधानमंत्री अपने हर भाषण में कहते थे कि भाई आपका पहला वोट पुलवामा के लिए मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। मगर बड़ी बात यहां संजय निरुपम ने इसे फेक बताया था, फर्जी बताया था। उस वक्त मैं नहीं भूला हूं, कांग्रेस ने संजय निरुपम से अपने आप को दूर कर लिया था दोस्तों। मगर आज वही संजय निरुपम कांग्रेस को छोड़कर भाजपा मोर्चे में जा रहे हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, जिस व्यक्ति के बारे में आप यह कहते थे कि इसने देश का अपमान किया है, सेना के शौर्य पर सवाल उठाया है, आज वो व्यक्ति आपके मोर्चे में शामिल कैसे हो गया? और वो भी इसलिए क्योंकि वो मुंबई उत्तर पश्चिम से चुनाव लड़ना चाहते थे। उद्धव ठाकरे ने कहा नहीं, शिवसेना यानी कि उद्धव सेना का ही कोई व्यक्ति मुंबई उत्तर पश्चिम से चुनाव लड़ेगा। नतीजा यह हुआ कि वो लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान देते रहे और उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया, एक्सपेल कर दिया। और फिर ये व्यक्ति क्या करते हैं? भाजपा के मोर्चे में चले जाते हैं। चलिए, भाजपा के मोर्चे में आप चले गए क्योंकि 2005 से पहले ये शिवसेना में हुआ करते थे और उस वक्त इन्होंने शिवसेना का साथ इसलिए छोड़ा था कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार की पृष्ठभूमि के लोगों पर हमले हो रहे थे, संजय निरुपम इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। उन्होंने छोड़ा, वो कांग्रेस में आ गए और फिर वो कांग्रेस की तरफ से सांसद भी बने थे। मगर आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, भाजपा की क्या मजबूरी है कि जिस व्यक्ति को वो देशद्रोही बता रहे थे, सेना के शौर्य पर सवाल करने वाला बता रहे थे, आज उन्हीं के मोर्चे में संजय निरुपम जा रहे हैं। आज ये कार्यक्रम मैं आपके सामने क्यों कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इन चेहरों पर गौर कीजिए। संजय निरुपम, गौरव वल्लभ, आचार्य प्रमोद कृष्णन, बॉक्सर विजेंद्र सिंह, मिलिंद देवरा, अशोक चौहान, ये सब या तो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए हैं या जाने की तैयारी में है। और हर किसी का मामला बहुत रहस्यमय दिखाई देता है। सवालों के घेरे में है कि आखिर क्या मजबूरी है कि ये लोग इस तरह से पार्टी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। क्या कांग्रेस एक डूबता जहाज है या क्या अवसरवादिता के चलते ये लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या भाजपा के हाथ में उनकी ऐसी कोई कमजोर नब्ज है जिसके चलते वो ऐसा करने को मजबूर हैं? संजय निरुपम की मैं बात कर चुका हूं, मगर उनका एक बयान सुनाना चाहता हूं। जब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताया था और बावजूद उसके अब वो भाजपा मोर्चा में जा रहे हैं, तब कांग्रेस ने उन बयानों से दूर कर लिया था और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था स्पष्टीकरण देते हुए। मगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने लगभग वही बात कह दी थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। एक बड़ी घटना यह घट रही थी जो हमें बहुत परेशान कर रही थी कि इसका सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। फौज की जो कार्रवाई है उसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह हुई कि पाकिस्तान ने पहले कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, हमने उसको सीरियसली नहीं लिया, मैंने भी नहीं लिया। उसके बाद दुनिया के अलग अलग जगहों से इस तरह की बातें आने लगी कि सर्जिकल स्ट्राइक सचमुच हुआ ही नहीं। तब एक सवाल उठा कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश, पिद्दी सा देश, भारत जैसे ताकतवर देश के एक सैनिक कार्रवाई के ऊपर सवाल उठा रहा है। भारत का जो पूरा एक अपना पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे आइसोलेट करने का जो अभियान चल रहा था, उस अभियान को बट्टा लगा रहा है पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश।
और ऐसे में भारत सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। और भारत सरकार जिस पार्टी की है उस पार्टी के लोग महज पोस्टरबाजी कर रहे हैं और इस प्रकार से एक राजनीतिक प्रचार का काम कर रहे हैं। इसलिए आज मैंने इस प्रकार का बयान दिया कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हां सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर वो ये कह रहे हैं कि भाजपा राजनीतिक फायदों के लिए ऐसा कर रही है तो बात समझ आती है, क्योंकि वो कर रही थी, उसमें दो राय नहीं। चुनाव आयोग ने भी उन्हें चेतावनी दी थी, बावजूद इसके प्रधानमंत्री और अमित शाह उनकी बात नहीं सुन रहे थे। मगर मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई संजय निरुपम को टिकट नहीं मिली, राजनेता लालची होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, वो बात समझ आती है। राजनेताओं की कोई विचारधारा भी नहीं होती है, क्योंकि देखिए ना, आप भूल जाइए संजय निरुपम को। वो लोग जो राहुल गांधी के आसपास घूमा करते थे, चेहरे देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसादा, आरपीएन सिंह, मिलिंद देवड़ा, इन सभी नेताओं को कम उम्र में यूपीए सरकार में मंत्री बनाया गया था। मिलिंद देवड़ा 35 साल की उम्र में मंत्री बना दिए गए थे। मगर अब जब पता चला कि दक्षिण मुंबई से इन्हें टिकट नहीं मिल रही है, तो साहब सनातन धर्म की बेइज्जती की बैसाखियों का सहारा लेकर माननीय मिलिंद देवड़ा जो हैं वो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। ये भी कहने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तौहीन की जा रही है। कमाल कर दिया दोस्तों, वाकई कमाल कर दिया। अब मैं बात करना चाहता हूं विजेंद्र सिंह की। कौन विजेंद्र सिंह आप कहेंगे? हम सब जानते हैं विजेंद्र सिंह कौन है। बॉक्सर हैं। और मैं नहीं भूला हूं जब हमारी पहलवान बेटियों को इस तरह से सड़क पर घसीटा गया था दिल्ली पुलिस द्वारा, तो विजेंद्र सामने आए थे उनके पक्ष में, हमेशा उनके पक्ष में आवाज उठाई थी। एक रात पहले वो राहुल गांधी के पक्ष में एक बयान देते हैं और पूरी एक रात के बाद खेल पलट जाता है। क्या हुआ? एक रात में आपकी कौन सी कमजोर नब्ज पर बीजेपी की हाथ पड़ गई जिसके चलते आपको यह करना पड़ा? न्यूज 24 को जो इंटरव्यू दिया है ना दोस्तों, उसमें पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं। सुनकर आपको हंसी आएगी। मैं चाहूंगा आप सुने, ये इंटरव्यू न्यूज 24 के सौजन्य से है। कहते हैं एक रातों रात मैं जब सुबह उठा तो मुझे लगा मैं गलत पार्टी में हूं और मैं भाजपा ज्वाइन कर ली। सुनिए विजेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं फिर मैं सो गया, उसके बाद फिर मैं एकदम उठा तो मेरे को लगा कि नहीं यार आप गलत कर रहे हैं, आप गलत प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहाँ से आप कहते हैं आप सही दिशा में जाएंगे, इसलिए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। आप आ गए, लेकिन चूंकि कांग्रेस में आप रहे हैं, कांग्रेस का भविष्य राहुल जी के नेतृत्व में कैसा देखते हैं आप? जी वो तो कहते जनता जानती है, जनता बता रही है कि पिछले 10 साल से आप सत्ता से बाहर हैं, तो जनता बता रही है कि उनका भविष्य कैसा है। तो अगले 5 साल अभी और देखिएगा कैसा भविष्य होगा उनका। खिलाड़ियों को लेकर जो बीच में अवार्ड वापसी भी हुई, कई विरोध प्रदर्शन भी हुए, उसमें आप भी समर्थन में थे उन लोगों के। अब यहाँ आए हैं और जिसके लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा था वो भी इसी पार्टी के सदस्य हैं, तो इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे खिलाड़ियों के सामने? देखिए जो मेरे को उस टाइम पे सही लगा था मैं उनके साथ था, अभी मेरे को सही लगा मैं उसके साथ रहूंगा। क्या कारण है बताइए विजेंद्र जी? क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह अगडी भाजपा में शामिल है, उन्हें टिकट भी मिल जाएगा। कल को अगर आपको टिकट मिल गया कहीं से तो आप जीत गए, तो आप उसी संसद में बृजभूषण शरण सिंह के साथ बैठेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह आपको गवारा होगा? क्या वजह है? कौन से रहस्यमय कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2013 की जो एक घटना हुई थी उसके तार जुड़े हुए हैं आपके इस फैसले से? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो मैं घटना पढ़ने वाला हूं इसका कोई नाता नहीं है विजेंद्र सिंह के इस फैसले से। यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं और यह राज विजेंद्र सिंह और भाजपा जाने। 2013 की खबर है दोस्तों। ड्रग्स केस में पकड़ा गया विजेंद्र का झूठ, यह आज तक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ड्रग्स केस में पकड़ा गया है बॉक्सर विजेंद्र का झूठ। यह सच नहीं कि ड्रग्स तस्कर अनूप सिंह कहलो से विजेंद्र की जान पहचान नहीं है। आज तक के हाथ वो सबूत लगे हैं जिससे साबित होता है कि विजेंद्र ने न सिर्फ कहलों को जानते थे बल्कि अच्छे से जानते थे। खबर देखिए साहब, ड्रग्स केस में पकड़ा गया है बॉक्सर विजेंद्र का झूठ। पूरी खबर उस बारे में, खबर 2013 की है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, विजेंद्र ने जो रातों रात फैसला लिया है उसका इस मामले से बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है।
स्पष्ट कर दूं, कोई लेना देना नहीं है। मगर एक के बाद एक जो कांग्रेसी हैं वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। एक और नाम आता है गौरव वल्लभ का। गौरव वल्लभ ने क्या कहा, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी आज जिस तरह से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। गौरव वल्लभ ने यह और बयान दिया है, अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से मैं दुखी हूं। पार्टी के कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना उसे मौन स्वीकृति देने से पहला है। दो मुद्दे दोस्तों, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली। अब जाहिर सी बात है, यहां पर गौरव वल्लभ के दिल में जो दर्द उठा है, जो टीस उठी है, वो इस बात को लेकर कि राहुल गांधी लगातार अडानी पर प्रहार करते हैं। मैं गौरव वल्लभ से सवाल पूछना चाहता हूं, आपका मैंने कई बार इंटरव्यू किया है और आपने खुद ने जिस तरह से गौतम अडानी को मोदी सरकार के दौरान फायदा मिला है, जो साफ तौर पर दिखाई देता है। GVK ग्रुप पर एजेंसीज की रेड और फिर मुंबई एयरपोर्ट का जिम्मा उस दबाव में अडानी को दे दिया जाता है। शेल कंपनीज पर सवाल, अमेरिकी एजेंसीज द्वारा अडानी की कंपनीज पर जिस तरह से कार्रवाई होगी, यह हकीकत है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स लगातार अडानी पर सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस वेल्थ क्रिएटर को गाली देने की बात कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। मैं गौरव वल्लभ से सवाल पूछना चाहता हूं, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें राम का बोलबाला कहां था? उसमें सिर्फ एक व्यक्ति का महिमा मंडन था, जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी था। तो फिर आपके दिल में इस कदर दर्द क्यों हो रहा है? आपको क्यों लग रहा है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है? कांग्रेस में ढेरों दिक्कतें हैं, मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा, ढेरों दिक्कतें हैं, वो उसकी मैं चर्चा करूंगा। अगर गौरव वल्लभ उनका जिक्र करते तो मुझे बात समझ आती। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिन दो मुद्दों पर आप इस्तीफा दे रहे हैं, सनातन विरोध और वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि श्रीराम का इस्तेमाल भाजपा अपने राजनीतिक फायदों के लिए कर रही है। और आप यह भी जानते हैं कि देश के धन्ना सेठों को भाजपा ने किस तरह से फायदा पहुंचाया। सबसे ताजा मिसाल सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं। आपने देखा किस तरह से गुप्त चुनावी चंदे के जरिए लोग गिरफ्तारी से बच रहे थे, लोग सरकारी गवाह बन गए, चाहे वो राघव मांगुंटा रेड्डी हो या फिर शरत रेड्डी हो और अरविंदो फामा के, उन पर दबाव बनाया गया और वो लोग सरकारी गवाह बन गए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। आपने देखा कि किस तरह से मेघा ग्रुप ने चुनावी चंदा दिया और फिर तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स उनको दे दिए जाते हैं। कई मामलों में उन पर सवाल खड़े होते हैं। नविग इंजीनियरिंग, सिलक्यारा में जो हमारे मजदूर टनल में फंस गए थे, क्या इस ग्रुप पर कोई कार्रवाई की गई? ऐसी ढेरों मिसालें हैं। गिरफ्तारी होती थी, चंदा दिया जाता था और उसके बाद रिहाई हो जाती थी। सबसे बड़ी बात, कई ऐसे औद्योगिक समूह के गुनाह सामने आए, मगर फिर उनके बेटे जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जब गौरव वल्लभ इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दी जा रही थी, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, वेल्थ क्रिएटर्स को ही गाली दी जा रही थी? यहां पर जो सिस्टम है उससे सवाल किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात, बार बार श्री राम से बड़ा रुतबा, दर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखाया गया है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? कंगना रनावत ने फिर कहा है कि प्रधानमंत्री विष्णु का अवतार हैं। वो कौन चंपक राय हैं राम जन्मभूमि से जुड़े? वो खुद प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार बताते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या गौरव वल्लभ जैसे सुलझे हुए आदमी इन तमाम बातों से इत्तेफाक रखते हैं? आपकी ऐसी कौन सी कमजोर नब्ज है भाजपा के हाथों, जिसके चलते आपको यह फैसला लेना पड़ा? क्या यह तमाम चीजें आपके लिए स्वीकार्य हैं? क्या आपको ये बातें स्वीकार्य हैं कि 4-4, 5-5 सालों से लोग जेल में हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जेल में हैं, उनके ह्यूमन राइट्स को कुचला जा रहा है, जिसके बारे में आप पहले भी बात करते थे, मगर अब आप पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं? कहां का रास्ता है आपका? भाजपा ही जा रहे होंगे, मगर आपके जो तेवर हैं वो आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे हैं, अव्वल दर्जे का मौका परस्त आदमी। इनको कांग्रेस में तरजीह नहीं दी गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चमचागिरी करने लगे। ये वो आचार्य प्रमोद कृष्णन हैं
जिनके सामने प्रधानमंत्री ने अपनी तुलना कृष्ण से कर डाली। उन्होंने कृष्ण का नाम जो है वो भ्रष्टाचार से जोड़ दिया, यह कहते हुए कि भाई अगर सुदामा कृष्ण को जो है देते कुछ और अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाता तो कृष्ण पर ही भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई हो जाती। इतनी बड़ी बात कह दी। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री का वो बयान जिसमें उन्होंने श्री राम की तुलना लाभार्थी से कर दी थी। आप में इस कदर अहंकार कि आप हमारे श्री राम की तुलना लाभार्थियों से करें। सुनिए प्रधानमंत्री का यह बयान था और मैं चाहूंगा गौरव वल्लभ भी यह बयान सुने। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। क्या गौरव वल्लभ, आचार्य प्रमोद कृष्णन को यह बात स्वीकार है कि आप अपना दर्जा श्री राम से बड़ा दिखा रहे हैं? क्या यह सनातन धर्म का अपमान नहीं है? फिर भी आप बेशर्मी से भाजपा की गोद में जाकर बैठ रहे हैं। और ऐसा नहीं, गौरव वल्लभ को पार्टी के अंदर तरजीह नहीं दी गई थी। पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जमशेदपुर पूर्वी से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं प्रोफेसर वल्लभ। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से रविवार को इस्तीफा दिया। क्यों दिया था उस वक्त? क्योंकि अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में पूरे देश में बतौर स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार करेंगे। ये वो लम्हा था जब कांग्रेस में प्रेसिडेंशियल चुनाव हुए थे। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो आमने सामने थे, तब वो उनके स्टार प्रचारक बने थे। फिर भी उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। मगर बड़ा सवाल यह कि क्या कांग्रेस के अंदर नेताओं की अनदेखी हो रही है? देखिए, जो मैंने आपको मिसाल दी ये सब राजनीतिक अवसरवादी हैं, मगर कुछ तथ्य भी हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी यह तय नहीं है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी से और रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आप एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जहां आप हारने वाले हैं, और अगर आप ये जंग हार जाएंगे तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र के साथ भाजपा क्या कर रही है ये हम सब देख रहे हैं। क्या आपको अमेठी और रायबरेली में अभी से अग्रेसिव नहीं होनी चाहिए? खबरें यह भी आ रही हैं कि अब शायद राहुल गांधी चुनाव ना लड़ें अमेठी से और प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहीं तेलंगाना से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं यह गलत हो, क्योंकि आपको इसी मंच पर मैंने आपको खबर बताई थी कि भाई हो सकता है कि राहुल गांधी जो हैं वो लड़ें और यह बहुत दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हार भी जाइए मगर लड़िए तो। यह किस तरह का संदेश पार्टी दे रही है? अभी तो शुक्र है कि महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में चुनावी गठबंधन हो गया है, मगर आप भी जानते हैं कितनी देरी से हुआ। 2 महीने भी नहीं रह गए। कायदे से ये सारी रूपरेखा जनवरी को तैयार हो जानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। सवाल यह भी किया जा रहा है कि राहुल गांधी ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिनका जमीनी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। उनका जो विपक्ष है, उनके आलोचक अक्सर कहते हैं कि वो एनजीओ की राजनीति करते हैं। अब मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि राहुल गांधी जरूरी मुद्दे उठाते हैं जिन्हें उठाना चाहिए और कई बार उनकी भविष्यवाणियां सही साबित होती हैं। मगर राजनीति में आपकी सोच को सुलझा हुआ होना चाहिए। आप एक चतुर सोच के तहत काम करें, वो भी है। आप यथार्थवादी सोच के साथ मैदान में उतरें, प्रैग्मैटिक हों। ये तमाम मुद्दे भी हैं। क्या राहुल गांधी की राजनीति भारत की ठेठ राजनीति से जुदा है? यह सवाल अक्सर किया जाता है। क्या यह भी सच है कि सिर्फ कुछ ही नेता जो हैं वही पनप रहे हैं कांग्रेस के अंदर? क्या राहुल गांधी कुछ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिसके चलते उनकी राजनीति को नुकसान हो रहा है? ये तमाम तथ्य हैं जो उठाए जाने चाहिए। मगर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, भाजपा से जैसी लड़ाई होनी चाहिए, जनवरी तक तमाम गठबंधन जो है वो क्लियर हो जाने चाहिए। कांग्रेस को पता होना चाहिए कि भाई चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, इन तमाम राज्यों में आप सेकेंडरी पार्टी हैं, आप मजबूत नहीं हैं। दिल्ली में आप बहुत बड़ा जीरो हैं, यूपी में आप बहुत बड़ा जीरो हैं,
बिहार में आप बहुत बड़ा जीरो हैं, मगर फिर भी अगर आप तड़ी मारें कि नहीं साहब मुझे टिकट चाहिए, मुझे ज्यादा टिकट चाहिए, और फिर उसके चलते गठबंधन के ऐलान में देरी हो, तो यह गलत है। आप जिस भी 7वें आसमान पर बैठे हैं उससे नीचे उतरिए, जमीन पर उतरिए और हकीकत को पहचानिए, क्योंकि इन तमाम राज्यों में आप सेकेंडरी हैं। आपको फोकस करना चाहिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उन तमाम राज्यों में जहां सीधा मुकाबला आपका भाजपा के साथ है। गुजरात में फोकस कीजिए। मध्य प्रदेश में आपकी पूरी की पूरी पार्टी उठकर जो है भाजपा में जा रही है। वो तो कमलनाथ भी भाजपा में जाना चाह रहे थे अपने बेटे के साथ, उनके खेल पर किसी ने पानी फेर दिया। कहने का अर्थ यह है कि जिस तरह की लड़ाई करनी चाहिए कांग्रेस नहीं कर रही है। और एक और चीज मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, आपने युवाओं के लिए न्याय योजना की घोषणा की, महिलाओं के लिए न्याय योजना की घोषणा की, किसानों के लिए न्याय योजना की घोषणा की, और हर एक में आपने 5-5 बातें कही। कितने कांग्रेसी इसे जमीन पर ले जा रहे हैं? इसकी चर्चा की जा रही है, इसके पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं। क्या आप उग्र तरीके से बात रख रहे हैं? क्या आपको ये बातें नहीं रखनी चाहिए? आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, बताइए। जीत हासिल करने के लिए, देखिए, आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, मगर फिर जातीय जनगणना को जोड़िए कि आप गरीब महिलाओं, गरीब युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं। युवा को जो गारंटी देने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस किस मुस्तैदी के साथ उसे जमीन तक पहुंचा रही है? बिल्कुल नहीं पहुंचा रही है। मैंने इस मंच पर उसे ऐतिहासिक बताया था, मगर क्या कांग्रेस उसे मजबूती से मैदान में रख रही है? मुझे तो कम से कम ऐसे कोई सबूत नहीं दिख रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जितनी मेहनत कांग्रेस को करना चाहिए, ऐसा नहीं किया जा रहा। और आप मुख्य विपक्षी दल हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप मेहनत करें, क्योंकि आप हार बेशक जाएं मगर मुकाबला करते दिखें। थोड़ी देर जरूर हो गई है दोस्तों, मैं नहीं जानता हूं नतीजे क्या होने वाले हैं। हमें से कई लोग मानते हैं कि भाई मोदी जी दोबारा आ रहे हैं, मगर मोदी जी अगर दोबारा आ भी रहे हों, मगर पार्टी जो भी आए, अगर भाजपा दोबारा आ भी रही है, मगर कम से कम विपक्ष को मुस्तैदी से लड़ना चाहिए, लड़ते हुए दिखना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।